तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भारत के अंदर या तमाम दुनिया के देशों के अंदर इस बात को कहते नहीं थकते कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ में प्रहार करेंगे, हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त सिस्टम देगी। मगर जब वो पार्टियां सरकार में आती हैं, सत्ता में आती है, तो उनका चरित्र कैसे बदल जाता है, या फिर उनकी नाक के नीचे जब भ्रष्टाचार होता है तो कैसे खामोश रहती हैं। लेकिन आज एक ऐसा वाकया सामने आया कि शिवपाल सिंह यादव जाने अनजाने में उन्होंने अपनी सरकार के अंदर भ्रष्टाचार की बात को स्वीकार कर लिया। तो क्या भ्रष्टाचार को लेकर हमेशा जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकारों में बिना दाम के कोई काम नहीं होता? यह सवाल इसलिए क्योंकि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सपा में मुलायम सिंह के बाद में नंबर 2 की पोजीशन पर रहे शिवपाल यादव ने जो बयान दिया, उसने सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि हर सरकार में भ्रष्टाचार होता है, किसी में दाम कम होते हैं, किसी में वो भ्रष्टाचार का दाम बढ़ जाता है। हमारे साथ में कई सारे खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। आज समझने की कोशिश करेंगे, मंथन करेंगे, बने रहिए, क्योंकि इस बीच में हम चर्चा की शुरुआत करें, मेहमानों का तारुफ कराएं। उससे पहले आइए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर ये मामला शुरू कैसे हुआ। शायद हमारी सरकार में 100 रुपए 500 रुपए से कम हो जाता था, 1000 से हो जाता था, और आज दरोगा 10,000 से नीचे तो काम बात ही नहीं करता, 10,000 से नीचे बात नहीं करता। सुना आपने शिवपाल यादव के ये शब्द, सुना आपने भ्रष्टाचार के काम के दाम, सुना आपने। शायद हमारी सरकार में 100 रुपए 500 रुपए से कम हो जाता था, 1000 से हो जाता था, और आज दरोगा 10,000 से नीचे तो काम बात ही नहीं करता, 10,000 से नीचे बात नहीं करता। अखिलेश यादव की सरकार में 18 से 20 विभागों के मुखिया रहे हैं शिवपाल सिंह यादव। सियासी तजुर्बा भी 30 सालों से ज्यादा का है। ऊपर से लेकर नीचे तक के सिस्टम को परखने की नजर भी रखते हैं, लिहाजा इनके शब्दों के मायने भी कम नहीं है। तो चलिए एक बार फिर भ्रष्टाचार के काम की पूरी रेट लिस्ट को चाचा शिवपाल ये श्रीमुख से सुन लीजिए। तो सिपाही और कांस्टेबल और से लेकर के दरोगा 100, 200, 500 रुपए में चुपचाप मान जाते थे। और हमारा जहाँ पर नेता अगर ब्लॉक स्तर का भी नेता था तो हिम्मत नहीं पड़ती थी। अब तो अगर एमएलए और मिनिस्टर सिफारिश करते हैं भारतीय जनता पार्टी के, तब भी दरोगा पैसे ले लेते हैं। तहसील पर भ्रष्टाचार हो जा रहा है बिना, और सिफारिश होने पर भी, मंत्रियों की सिफारिश होने पर भी, विधायकों की सिफारिश होने पर भ्रष्टाचार चल रहा है। शिवपाल यादव बखूबी कबूल कर रहे हैं कि अखिलेश सरकार में भ्रष्टाचार होता था, लेकिन उस दौर के भ्रष्टाचार का दाम कम था। वहीं भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली बीजेपी पर तंज करते हुए शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि अब तो दोगुने से भी ज्यादा हो चुके हैं काम के दाम। छोटा मोटा कार्यकर्ता तो करा भी नहीं सकता, अब बात निकली तो दूर तक गई। देखिए, शिवपाल जी ने स्वीकार कर लिया कि अखिलेश सरकार में भ्रष्टाचार में वो और अखिलेश दोनों शामिल थे, और अब भ्रष्टाचार का नया रेट लिस्ट जो उन्होंने जारी किया, मुझे लगता है कि वही व्यक्ति इन सब चीजों के बारे में जानकारी रखता है जो इन सब में संलिप्त होता है। बहरहाल अब इसे सिस्टम की सच्चाई कहें या शिवपाल यादव की साफ कोई, लेकिन सवाल ये है कि क्या बिना दाम किसी भी सरकार में नहीं होता कोई काम। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो क्या यह मान लिया जाए कि सरकारें बदलती हैं, चेहरे बदल जाते हैं, मगर भ्रष्टाचार का स्तर बढ़ता जाता है? अंदाज बदलता जरूर है, मगर भ्रष्टाचार का स्तर और बढ़ जाता है और जनता के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाती हैं अगर शिवपाल सिंह यादव के बातों का जिक्र करें तो। सारे खास मेहमान हमारे साथ में इस वक्त जुड़ चुके हैं, तो उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता जयप्रकाश पांडे जी हमारे साथ में इस वक्त जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका। साथ में हमारे साथ में इस वक्त है कपिल श्रीवास्तव जी, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, आपका स्वागत है सर। साथ में हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के नेता जावेद खान साहब, आपका स्वागत है। दिनेश यादव जी हैं प्रसपा के प्रवक्ता और नेता, हमारे साथ में, स्वागत है सर आपका। और अरुण राजभर जी सुभाषपा के प्रवक्ता और नेता, आपका स्वागत है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया के साथ में स्वागत है। शुरुआत में कपिल श्रीवास्तव जी आपसे ही करना चाह रहा हूं। पार्टी से अलग होकर नई पार्टी बनाने के बाद में गर्चे अब सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, शिवपाल सिंह यादव की जबान फिसल गई या किसी रणनीति के तहत उन्होंने ये बात कही? जब्बार भाई,
माननीय शिवपाल यादव जी ने जो बात कही है वो क्या सोच के कहे हैं ये तो व्यक्तिगत उनका मामला है, वही बता सकते हैं। हम तो सिर्फ एक बात कहेंगे, कई बार अभी आपने अपने टीवी चैनल पे उनकी आवाज में जो बात कही गई है उसको हमने सुना है। उन्होंने स्पष्ट एक बात कही है कि भ्रष्टाचार सदैव से होते चले आ रहे, चाहे वो सरकार किसी के भी। पुलिस जहां 100 रुपए 500 रुपए में कांस्टेबल मान जाता था, उन्हीं के शब्द दोहरा रहा हूं ताकि आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो वो 100-500 में काम कर देता, और अगर कहीं हमारे वार्ड स्तर का भी नेता उसमें पड़ जाता था तो वैसे ही काम हो जाता। लेकिन अब तो दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं पुलिस वालों के, और उनके विधायक भी अब काम नहीं करा पा रहे हैं, इस हद का भ्रष्टाचार हो गया। उन्होंने इतनी सी तो बात कही। नहीं, उन्होंने इससे हटकर के जो बात कही, जिसका मतलब यह है कि उनकी सरकार में भी भ्रष्टाचार था। अगर नहीं था या उस पर अंकुश लगाने की बात उन्होंने नहीं कही कि हमने रोका भ्रष्टाचार, खत्म किया भ्रष्टाचार, वो कह रहे कि साहब होता था हमारे वक्त में भी, इस वक्त दाम बढ़ गए हैं बस। तो फर्क क्या रहा? दाम ही तो बढ़े हैं, पैसे ही तो बढ़े हैं सर। जबार भाई, बहुत अच्छी। आपने जो प्रश्न किया है बड़ा मुफीद प्रश्न है और समयोचित है, बिल्कुल करना चाहिए। ये मैंने शुरू से आपसे कहा, जब मैंने शुरुआत की अपनी बात, कि क्राइम एक ऐसी चीज है जो सतत होती रहती है। उस पर यह देखा जाता है कि आपके सरकार की क्रियाशीलता क्या है, आप किस तरीके से लगाम लगाते हैं या किस हद तक आपको कामयाबी मिलती है। भ्रष्टाचार सरकार का नहीं था, प्रशासन का था, लेकिन जिम्मेदार हम इसलिए हैं कि हम चुन करके आए थे, उन्हें देखना हमें। कह रहा हूं ना सर कि आप दोनों बातें कर रहे हैं कि सरकार को सेफ भी कर रहे हैं और सरकार के ऊपर जिम्मेदारी भी रख रहे हैं। आने दीजिए, मेरी बात आने दीजिए। सरकार की जिम्मेदारी बनती, भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि अभी ट्रांसफर और पोस्टिंग के जो उनके आईजी डीआईजी का के ऊपर केस आया है, वो क्या भ्रष्टाचार का नहीं है तो क्या, कौन सी चीज का है? वो योगी सरकार के जीरो टॉलरेंस का है या इनके मंत्रियों के जो निजी सचिव बिना जयप्रकाश पांडे जी के पैसा ले रहे थे, वो उनका था। जयप्रकाश पांडे जी, आपने कपिल श्रीवास्तव जी को सुना, उन्होंने कहा कि साहब था हमारे वक्त में भ्रष्टाचार, हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं, मगर आपकी सरकार, बीजेपी की सरकार ये कहती है कि हमारे वक्त में भ्रष्टाचार नहीं है, जो कि हो रहा है। दाम सिर्फ बढ़े, बहुत बढ़े। उनका यह कहना है कि भ्रष्टाचार तो लगातार हो रहा है, हम भी करते थे, आप भी कर रहे हैं। जयप्रकाश जी, देखिए, किसी सार्वकालिक प्रवृत्ति को बता करके अपने अपराध को औचित्य देना तो मतलब समझ से ही परे है। कपीस भाई को ये मान लेना कि नहीं व्यक्ति प्रशासन में भ्रष्टाचार होता ही है, ये कह के अगर अपने पूर्ववर्ती सरकार जो इनकी रही है उसके कुकर्मों पे पर्दा डालें तो ये आश्चर्यचकित करती है। ये तो निश्चित रूप से वो तो सब जानते हैं कि कौटिल्य से लेकर आज तक लिखा गया है कि वो जो भी अधिकार संपन्न लोग रहेंगे वो भ्रष्टाचार करेंगे। प्रश्न राजनीतिक नेतृत्व का है। देखिए, सुनिए या तो भाई साहब, नहीं, अरे आपसे बढ़िया चिल्लाते हैं हम, समाजवादी कपिल जी, बड़ी आपको मैंने वक्त दिया थे आप। एक बार जयप्रकाश जी की बात आ गए अपनी हैसियत पे आप। ठीक है जयप्रकाश जी, आप अपनी बात रखिए। और शिवपाल जी के भाषण की जो पुनरावृत्ति ये कर रहे थे उसमें साफ था, उन्होंने एक तरह से योगी जी की परोक्ष अपरोक्ष प्रशंसा ये की कि जो भी राजनीतिक नेतृत्व हमारा है, विधायक हो या हमारा जिलाध्यक्ष हो, वो राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं कर रहा थाने पर या प्रशासनिक मशीनरी पर। इनके दौर में तो जिले स्तर पे समानांतर सरकारें चलती थी, गायत्री प्रसाद से लेके तमाम मंत्रियों की फहरिस्त है जिनको संरक्षण दिया जाता था। एक मंत्री हमारे यहाँ ऐसा बता दीजिए जो भ्रष्टाचार में संलिप्त हो और उसको संरक्षित किया जा रहा है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, पूरी कामयाबी हमें नहीं। जयप्रकाश पांडे जी, ये हम स्वीकार जयप्रकाश पांडे जी, नंद किशोर गुर्जर आप ही की पार्टी के हैं, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है कि किस तरीके से लोनी पालिका क्षेत्र में भ्रष्टाचार अधिकारियों ने किया है। 5 लाख रुपए लेकर के वहां पर दुकानें खुलवाई गई हैं अवैध तरीके से। आज ही की खबर है, ये आप ही की पार्टी के नेता हैं, आप ही की पार्टी के विधायक हैं,
वो ये कह रहे हैं कि साहब भ्रष्टाचार यहाँ पर नहीं, डंके मैं की तो चोट बता पर हो रहा रहा है। हूं, प्रशासनिक मशीनरी से भ्रष्टाचार पूर्णता नहीं गायब हुआ, लेकिन एक फर्क है। पहले वो ये कह रहे हैं कि और ज्यादा बढ़ गया है। उसमें संलिप्त होते थे, उनके संरक्षण में होता था। जयप्रकाश हमारा पांडे जी, राजनीतिक दल आम उससे जनता दूर है। का वास्ता प्रशासनिक सीधे सीधे मशीनरी किससे पड़ता है? जाने अनजाने में कर रही है, वो भी जयप्रकाश जी, रडार पे आती है, जांच एजेंसी के। जयप्रकाश जी, अगर आम जनता का सीधा वास्ता किससे पड़ता है? पुलिस से और प्रशासन से पड़ता है। डीआईजी का मामला खुल के आता है, उन पे एफआईआर ये करते हैं, जांच बैठाते हैं। और इन्हीं के विधायक देवमणि द्विवेदी जी वो 25 भ्रष्टाचार का आरोप लगाए, इनके सांसद ने नगर निगम पे इनके लगाया था, और केशव प्रसाद मौर्य जी पे लगाया था कि पीडब्ल्यूडी विभाग में 8% की वो रिश्वत लेते हैं, तो इन्हीं के विधायक तो लगाए थे। और लीलाधर वाजपेयी जी बाकायदा घेराव करके थाने का बैठे थे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष थे प्रदेश के। तो जयप्रकाश भाई क्या बतावेंगे कि इनके घर में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है? ठीक है, मैं आपकी तरफ आना चाहता हूं। दिनेश यादव जी, शिवपाल सिंह यादव अपनी उस वक्त की बात कर रहे हैं जब वो नंबर 2 की पोजीशन में मुलायम सिंह यादव के बाद में थे, यानी कि अपने ही उस कार्यकाल के चरित्र को दर्शकों के सामने, लोगों के सामने रख रहे हैं। गर्चे फिर अभी भी आप लोग एक साथ हैं। सवाल यह है कि यह कोई तारीफ है, इससे वो लोगों का विश्वास जीत रहे हैं, या लोगों के मन में जो कुछ हो रहा है सिस्टम के अंदर उसको उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन उंगली तो अपनी तरफ उठा रहे हैं ना वो, कि हम फेल हो गए, हमने भ्रष्टाचार को हम भी नहीं रोक पाए थे, ये सरकार भी नहीं रोक पा रही है। दिनेश जी, देखिए जर्रार भाई, आपसे मैं कहना चाहता हूं, आदरणीय श्रद्धेय शिवपाल सिंह यादव जी का पूरा बयान आप बढ़िया से उसका निरीक्षण करिए, तो आप पा रहे हैं कि उन्होंने कहा कि अगर कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, अगर किसी कार्यकर्ता के नॉलेज में आ गया तो वह काम फ्री में हो जाता था, और उनके समय में दरोगा सिपाही 150 में डर रहता था, उसको नेताओं से भय रहता था और भय कारण नहीं करते थे। रही बात आपने एक ऐसा सिस्टम दिया था जिसमें नेताओं की सिफारिश के बाद ही जनता का काम हो। नहीं, दिनेश यादव जी, आपने वही सिस्टम दिया ना जिसमें नेता फोन करे तभी किसी का काम हो। भारतीय जनता बिना सिफारिश के काम पैसों से हो रहा था। सुन लीजिए, भारत से जर्रार भाई हमारी बात सुन लीजिए, हमारी बात पूरी हो जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी थे। इन्होंने प्रयागराज में किन कार्यकर्ताओं को टिकट दिया, क्या आरोप लगे? बलिया में इनके गाड़ी के ऊपर हमला हुए कि क्यों, क्या आरोप, टिकट बेचने का आरोप लगा था। भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यालय है उसमें किस तरह का आरोप लगा था? दिनेश यादव, 200 विधायकों ने दिनेश यादव जी, मेरा सवाल पार्टी के आंतरिक भ्रष्टाचार को लेकर के नहीं है। हम पार्टी के अंदर जो भ्रष्टाचार है, टिकट देने ना देने, काटने, इस पर हम सवाल नहीं कर रहे। शिवपाल सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश की जनता के साथ जो छलावा किया जा रहा है उसको पारदर्शी ढंग से रखने का प्रयत्न किया है। नहीं, दिनेश यादव जी, थोड़ा सा इसको क्लियर कीजिए ना। अगर आपके मुताबिक बीजेपी के नेता पर आरोप लगा पैसे लेकर के टिकट देने का, किन किन नेताओं पर दूसरी पार्टियों में लगा, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, वो तो पार्टी का उनका मसला है, किसको टिकट दे, पैसे लेकर दे ना दे, एक अलग बात है। मैं कह रहा हूं वो सिस्टम जिसको आपकी सरकार ने प्रोवाइड किया जनता के लिए, हर शख्स की पहुंच तो नेताओं तक नहीं है कि वो चले जाए नेताओं के पास, नेता उनका काम करा दे। आम आदमी का वास्ता सीधे सीधे सिस्टम, प्रशासन और पुलिस से होता है, सरकार से आम आदमी का वास्ता कहां पड़ता है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि कार्यकर्ता शिवपाल जी ने अखिलेश जी के विभाग का नाम लिया है। जानकारी में अगर कोई चीज आ जाती थी उस पर राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेने का काम करता था और उस अधिकारी को दंडित करने का काम। चलिए ठीक है, मैं एक एक कमेंट सभी पार्टियों के प्रवक्ताओं से ले लूं, उसके बाद में मैं इस चर्चा को ओपन करता हूं। ठीक है, जावेद अहमद साहब, प्रसाद मौर्य जी का, ठीक है, मैं आऊंगा, मैं चर्चा को ओपन करूंगा, लेकिन एक बार दोनों मेहमानों से मैं कमेंट ले लूं। जावेद साहब, समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, लंबे वर्षों से सरकार उत्तर प्रदेश में चलाती रही है। आप तो खैर सरकार से काफी दूर रहे उत्तर प्रदेश के अंदर, हालांकि यूपीए की सरकार कार्यकाल 10 साल तक देखा केंद्र के अंदर, आरोप कितने क्या कुछ लगे। सवाल यह है कि शिवपाल सिंह यादव की इस बात को किस तौर पर जनता ले। शिवपाल सिंह यादव अपने तौर पर उसमें सफाई दे रहे हैं, दोनों पार्टी के प्रवक्ता प्रसपा और सपा के कह रहे नहीं साहब, उनके कहने का मतलब यह था, और योगी सरकार में ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। सवाल यह है कि आप दूसरे के भ्रष्टाचार को उजागर करते करते अपने भी भ्रष्टाचार को तो उजागर कर गए। मुझे लगता है कि जावेद साहब से संपर्क कुछ टूट रहा है। जावेद साहब, आपको आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। बहुत स्पष्ट है, बहुत साफ है। जी, मंत्रिमंडल
सामूहिक जिम्मेदारी से चलता है। संविधान में कोई अलग व्यवस्था नहीं है कि किसके विभाग में क्या हुआ। अगर शिवपाल जी ने यह स्वीकार किया है तो उनको स्पष्ट रूप से यह मानना चाहिए कि वह उस भ्रष्ट सरकार के हिस्सा थे। और आज जो भ्रष्टाचार है उत्तर प्रदेश की सरकार में वो जावेद भाई पूरे बयान को देखिए, उन्होंने कहा क्या अगर कहीं कोई भ्रष्टाचार कहीं कोई गलत हुआ, अगर उसमें बार वो बयान सुनाया है, बयान दिखाया है, उसके साथ जो बयान हमने देखा है मैं उस पर बात कर रहा हूं। एक बार फिर से वो बयान सुनवा सकते हैं अगर आप लोग चाहेंगे तो, लेकिन सबने सुना उस बयान पहले को। बात को सुन लीजिए ना। अब आप विवेक को डिबेट करना चाहते हैं तो दिनेश जी एक बार जावेद जी की बात आने दीजिए। शिवपाल जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि मेरी भी सरकार में भ्रष्टाचार था और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार बहुत अधिक बढ़ गया है। ये तय है, साफ है। आज जो भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है वो भयानक रूप ले चुका है। जब शिवपाल जी मंत्री थे अखिलेश जी की सरकार में, उस समय भ्रष्टाचार किस स्तर पर था ये तो शिवपाल जी को स्पष्ट करना पड़ेगा। बहुत साफ की बात है। जब बात साहब सरकार में भ्रष्टाचार और लूट के लिए एक उदाहरण पर्याप्त होगा कि किस तरीके से महोबा के एसपी ने लूट की है, खनन के नाम पर लूट कराई है। ठीक है, मैं इस चर्चा को जब ओपन करूंगा अब से थोड़ी देर में, उसके बाद में आप लोग अपने अपने तरफ दीजिएगा, लेकिन मैं अभी इसी सवाल पर हूं। मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। अरुण राजभर जी, अरुण राजभर के जमाने में भ्रष्टाचार अगर हुआ, चाहे कनिमोझी हो, चाहे राजा हो, चाहे सुरेश कलमाती हो, कांग्रेस की सरकार ने उनको भ्रष्टाचार के आरोप में सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। ठीक है, आपकी सरकार ने भेजा या फिर कानून ने भेजा, कोर्ट ने भेजा, दोनों अलग अलग पहलू हैं। ठीक है जावेद साहब मैं आ रहा हूं और दूसरे तर्कों की बुनियाद पर आप अपनी बात रखिएगा। मगर अरुण राजभर जी, 2016 के बाद से लगातार या 15 के बाद से चुनाव के बीच में या चुनाव के बाद भी जिस तरीके से आपकी पार्टी के बड़े नेताओं ने, जिस तरीके से आप लोगों ने मुद्दा उठाया भ्रष्टाचार को लेकर के, क्या यह सत्य नहीं है कि हर सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है और उसको आज शिवपाल सिंह यादव जी ने उसे स्वीकार कर लिया है? देखिए जब्बार जी, सच्चाई कड़वी होती है और सच्चाई स्वीकार करना पड़ता है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी 2016 से ही नहीं, पूर्व की सरकारों में भी जो काम हो रहे थे उसमें संदर्भित किया था कि उत्तर प्रदेश की 2017 वाली सरकार जो माननीय योगी आदित्यनाथ की है, जब उन्होंने पहले कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए तो स्पष्ट कहा कि उत्तर प्रदेश में थाने हो, तहसील हो, ब्लॉक हो, कचहरी हो और सचिवालय हो, जो काम पूर्व की सरकारों में 500 में हुआ करते थे, आज की सरकार में वो 500 की जगह वो 5000 में होने लगे। इसका विरोध सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता करने लगे कि ये हमारा व्यक्तिगत है, इस नाते आप बोल रहे हैं। जबकि सच्चाई यह थी कि उत्तर प्रदेश का हर विधायक, हर सांसद, हर मंत्री अपने दबी जुबान से यह कहता था कि हमारी सरकार में हमारी बात दरोगा नहीं सुनता है। और माननीय शिवपाल सिंह यादव जी जो बात कह रहे हैं, यह बात हम सरकार में आने के बाद से ही शुरू किए, लेकिन किसी को समझ में नहीं आया। मैं आपको हकीकत बताऊं, अभी गाजीपुर की ज्वलंत घटना है और पूरे उत्तर प्रदेश के हर गांव की घटना है। जो सेक्रेटरी होता है उसके अंतर्गत सचिवालय, शौचालय बनते हैं और आवास के वितरित होते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के हर गांव की हमने समीक्षा किया है और हमारे गाजीपुर जनपद के, हमारे जहूराबाद विधानसभा का सिंगेरा एक गांव है, भ्रष्टाचार होता है 15.5 लाख की। डीपीआरओ जांच करता है और जांच करने के बाद सेक्रेटरी दोषी पाया जाता है। मजे की बात देखिए, जांच में दोषी पाया जाता है सेक्रेटरी और दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को ही प्रमोशन करके सचिव बना दिया जाता है। अब भ्रष्टाचार करने वालों को यह सरकार प्रमोशन देती है। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश के सचिवालय में जितने भ्रष्टाचारी अधिकारी थे जो जबरदस्त भ्रष्टाचार करते थे, उनको प्रमोशन मिल गया। आपने भी देखा और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने भी देखा। आज भी थाने पर चले जाओ आप, जो पूर्व की सरकारों में 5000 में 500 में काम होते थे, आज 10,000 भी देने पर काम नहीं होता। जयप्रकाश पांडे विभाग में, चाहे आप समाज कल्याण विभाग में जाइए, पंचायती राज विभाग में जाइए, चाहे मगर आपकी सरकार के ऊपर में सीधे सीधे सवाल उठाया कि पीडब्ल्यूडी विभाग में जाइए,
और हर विभाग में। जयप्रकाश जी, ठीक है, मैं और भ्रष्टाचार के सवाल पर आपको मैं याद दिला दूं, हमारे पास एक विभाग था। जब्बार जी, एक सवाल मेरा अभी सुन लीजिए। हमारे पास विभाग था पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग। और पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग में जो भ्रष्टाचार हुआ था पूर्व की सरकारों में, हमने खुलासा किया। शकुंतला विश्वविद्यालय का जो बीसी था 5,000 करोड़ रुपया का घोटाला किया था। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने इसके खिलाफ एक्शन लिया और पूरी सरकार लगी थी उस व्यक्ति को बचाने में। हमने कार्रवाई किया, उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हुई, कोर्ट तक मामला गया, पेंडिंग में हो गया। हमने न्याय दिलाया कि वहां भ्रष्टाचार हो रहा है और सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती। जब जीरो टॉलरेंस की बात होती है, जो धरातल पर भ्रष्टाचार हो रहा है, अगर मंत्रिमंडल ठीक है, जयप्रकाश पांडे जी, जयप्रकाश पांडे जी, आपकी सरकार तो जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर चलती है, इसी बात का दम भरा जाता है। मगर आप ही के बगल में बैठे हुए पैनलिस्ट सीधे सीधे आपकी सरकार पर उंगली उठा रहे हैं, आपके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। इस सरकार पे तो उंगली नहीं है, चूंकि इनकी बात बड़े ध्यान से हम सुन रहे थे। इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब मंत्री थे तो खुद उनके विभाग के मतलब स्टाफ के लोगों पे भ्रष्टाचार के साक्ष्य थे और उन पे अभियोग लगे थे। तो उससे ओम प्रकाश जी तो कहे व्यक्तिगत रूप से भ्रष्ट हो नहीं गए। तो मैं तो यही बात कर रहा हूँ कि कपीस जी ने अच्छी कही थी कि देखिए भ्रष्टाचार सार्वकालिक प्रवृत्ति है कि मैं भाजपा अगर किसी मंत्री नहीं कर रहा, लेकिन अगर विमर्श उस स्तर का है कि इसका कैसे हल निकाला जाए तो ये सर्वदलीय मुद्दा। एक चीज है, जब सारे लोगों ने ये कहा कि पहले भ्रष्टाचार 500 रुपया दे के हो जाता था, अब पैसा दे के नहीं होता है, तो ये तो अच्छी बात है कि बिना पैसे काम होता है, राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होता है। भ्रष्टाचार की कीमत उस वक्त कम थी और महंगाई जैसे जैसे बढ़ती गई, भ्रष्टाचार की दर बढ़ती गई। 500 रुपए वाला काम अब 5,000, 10,000 और 50,000 में हो रहा है। बात तो देख लीजिए जयप्रकाश पांडे जी, कतई नहीं है। अच्छा, दूसरी बात होता था 5,000 में नहीं हो रहा है, करने जाइए, यही कह रहे हैं। मजे की बात है कि शिवपाल जी ने कहा कि 5,000 में नहीं हो रहा, पैसे देके नहीं होता, दे दीजिए, तो उम्मीद नहीं है कि वो पैसा वापस आ जाएगा और आपका काम हो जाएगा। आज की डेट में कोई विधायक इस बात से अस्वस्थ नहीं है, कोई सांसद, कोई जनप्रतिनिधि इस बात से अस्वस्थ नहीं है कि अगर हम पैसा दे रहे हैं तो हमारा काम होगा। नहीं तो इसका मतलब क्या समझा जाए? ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही बेलगाम है, वो सरकार की सुन नहीं रही है, अपना मनमाना रवैया चलाते हैं कि बिना पैसे काम नहीं हो मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ। दिनेश जी एक सेकंड, अरुण राजभर जी एक सेकंड, आप सब लोगों से चाहूंगा थोड़ा एक सेकंड सवाल सुने। अरुण राजभर जी, आप ये कह रहे हैं कि अब तो पैसा दे करके भी किसी मंत्री के फोन से, किसी नेता के फोन से, विधायक के फोन से काम नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जो अफसरशाही है वो बेलगाम है, सरकार के कंट्रोल में रही है और अफसरशाही ने दाम तय कर रखे हैं। बिल्कुल। मैं याद दिला दूं, उत्तर प्रदेश की सरकार में जब पहली बैठक हुई थी सारे अधिकारियों को और सारे जनप्रतिनिधियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की, तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी अब स्पष्ट कहे थे किसी भी जनप्रतिनिधि की बात कोई भी अफसर नहीं सुनेगा, चाहे वह सही हो चाहे गलत हो। अगर जनप्रतिनिधि चुनाव करके जनता ने भेजा है तो अगर उनके क्षेत्र में कोई अन्याय, अत्याचार, अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसका खुलासा मगर मुख्यमंत्री की इस बात का तो और आज की डेट में आप 10 लाख रुपया दे दीजिए किसी काम के लिए, उम्मीद मत करिए कि आपका काम हो जाएगा और पैसा वापस आ जाएगा। चीजें आती हैं जनता से जुड़ी हुई, उस पर अधिकारी लोग काम करें। वो तो एक इसे जब्बार साहब, अगर किसी की FIR नहीं लिखी जाएगी तो अगर अधिकारी अपने हिसाब से कानून की व्याख्या करके, अपने हिसाब से कानून की व्याख्या करके स्पष्ट कह दिया कि भ्रष्टाचार करो और भ्रष्टाचार करो, हम प्रमोशन देंगे। और भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी को योगी आदित्यनाथ की सरकार
बढ़ावा नहीं दी जा रही है। ये सार्वजनिक रूप से बड़ा दुख की बात है। प्रमोशन ये अपने क्षेत्रीय दलों के प्रवक्ता के नाम पे बैठे हैं। सब लोग एक साथ बोल रहे हैं, मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के उस पार समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इस सरकार में भी कई सारे ऐसे विधायकों ने, नेताओं ने शिकायतें की। आज भी नंदकिशोर गुर्जर ने इस बात को कहा कि साहब भ्रष्टाचार बड़े स्तर पर है अफसरशाही के अंदर, और यह काम नहीं हो रहा है या पैसे लेकर के काम किया जा रहा है। सवाल यह है कि जिम्मेदारियां, जवाबदेहियां जो तय की जाती हैं वो कैसे होंगी। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस लौटते हैं। तो क्या यही माना जाए कि सरकारें, पार्टियां, नेता यही कहेंगे कि मेरा भ्रष्टाचार छोटा था, तुम्हारा भ्रष्टाचार बड़ा था, और इन सब के पेश में अपनी छवि, अपनी इमेज को दुरुस्त करने की कोशिश रखेंगी? लेकिन जनता का क्या होगा? सारे खास मेहमान हमारे साथ में इस वक्त बने हुए हैं, एक बार फिर से उन्हीं की तरफ रुख करते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले दिनेश यादव जी, आप कुछ कह रहे थे बगैर मैं जयप्रकाश पांडे जी आपकी तरफ आऊं, उससे पहले मैं कपिल श्रीवास्तव जी ये समझना चाह रहा हूं कि जो कुछ बातें कही गई, चाहे अरुण राजभर जी की तरफ से या जावेद साहब की तरफ से, जाहिर तौर पर हर पार्टी के नेता अपने अपने हिसाब से, अपने अपने तर्कों से बातें रख रहे हैं, मगर भ्रष्टाचार तो होता रहा है। अखिलेश यादव की सरकार में भी होता रहा है। इस बात को शिवपाल सिंह यादव जी ने कह दिया आज। इनकार आप मत कीजिए ना, ये कहिए कि हां तब भी था और अब बढ़ गया है। से पहली बात आपको बता दें जी कि सतयुग से लेके राजतंत्र तक और सेना के शासन पे भी और लोकतंत्र के अंदर भी भ्रष्टाचार कभी नील रहा ही नहीं। ये कोई अगर कह दे कि हम 0% की, नहीं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, और कभी खत्म नहीं हो सकता भ्रष्टाचार। 0% कभी नहीं खत्म हो सकता है, जब तक दुनिया है कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा। जी पूरी बात मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि पहले नजराना के तौर पे चलता था और अब रिश्वत के तौर पे चलता है। नजराना ने लोकतंत्र में रिश्वत का रूप ले लिया। और माननीय शिवपाल सिंह यादव जी, देखिए बार बार आप भी कोट कर रहे हैं, मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने क्या कहा कि हम लोग के समय में जो काम 100 रुपए 500 रुपए में पुलिस के दीवान और ये थाना अध्यक्ष लोग लेकर के कर देते थे, और वो भी अगर हमारे कार्यकर्ताओं को पता चल गया और कार्यकर्ता उसमें आ गया तो हमारा कार्यकर्ता यानी वार्ड स्तर का कार्यकर्ता उसकी FIR दर्ज करा देता था, उसको न्याय दिला देता था मुफ्त में। उन्होंने ये बात कही है। और आज देखिए क्या है कि ट्रांसफर पोस्टिंग से लेके हर चीज जो थाने बिके हैं, उसी के ऊपर जो है DIG और IG के ऊपर बाकायदा सच्चाई को आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने कार्यकर्ताओं, आपके दरोगा थाने में बैठते थे तो आपके नेता दरोगा बन करके गेट पर बैठते थे। इस बात को क्यों भूल जाते हैं? तहसील पर तहसीलदार अंदर बैठता था तो भाजपा कार्यकर्ता तहसीलदार बन करके बाहर बैठता था। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता इस तरीके से परेशान थी, और सच्चाई इस बात को आप नहीं समझ पाते हैं कि आखिर हमारे कार्यकर्ता बचाते थे। इसका मतलब कि माननीय शिवपाल यादव जी ने इस बात को कहा है कि आपकी सरकार भ्रष्टाचार था, हमने स्वीकार किया, तो आप भी स्वीकार करो कि माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में भ्रष्टाचार था, और भ्रष्टाचार को स्वीकार करो। और सच्चाई भारतीय जनता पार्टी की अगर जानना हो तो आप अपने से तुलना खाली करा दो कि हमारे में कितना था और इनके में कितना है, तो सच्चाई सामने आ जाएगी कि वो आपको और ज्यादा सीटें नहीं दे देखो एक सेकंड अरुण राजभर जी, ठीक है, मैं आपके इस बिंदु से सवाल को आगे ले जा रहा हूं। कपिल श्रीवास्तव जी, ठीक है, कपिल श्रीवास्तव जी, आपने ये कहा कि जब से दुनिया बनी है जब तक रहेगी भ्रष्टाचार। मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं, मैं एक सवाल मेरा रहेगा, कर लीजिए। अरे सत्ता से सवाल रहता तो है ये कह के मतलब भ्रष्टाचार सरकार से पूछ रहा हूं कि अभी जौनपुर की घटना है, अभी उत्तर प्रदेश की जौनपुर की घटना है, दलित समाज को जो हरिजन एक्ट का मुकदमा बना है, इस मुकदमे को बचाने के लिए दरोगा वहां का, चाहे वो केराकत का दरोगा हो, चाहे साहिबगंज का दरोगा हो, चाहे मल्हनी का दरोगा हो, जौनपुर उत्तर प्रदेश के हर थाने का दरोगा रेट तय कर लिया है कि आप हरिजन एक्ट का मुकदमा लेकर के आओ और 50,000 रुपया लेकर के जाओ। इसका मतलब कि 25,000 दरोगा के पास और 25,000 कस्टमर के पास यह तय हो गया है उत्तर प्रदेश की सरकार में कि हरिजन एक्ट पर आप पैसा वसूलो। जयप्रकाश पांडे जी रिस्पॉन्ड कीजिएगा, उसके बाद में जावेद साहब और कपिल जी की बात दोबारा जाऊंगा। जयप्रकाश पांडे जी, गंभीर आरोप है, जाओ किसी विभाग में गंभीर आरोप है, अगर ऐसा हो रहा तो नाक के नीचे सब कैसे संभव सरकार कर रही? जयप्रकाश जी, देखिए इन आरोपों, सुनिए, इन आरोपों का कोई मतलब नहीं है। अरे साक्ष्य दे दूंगा, साक्ष्य। जब तक इनके पिताजी मंत्री थे,
जब तक इनके पिताजी मंत्री थे तब तक कोई समस्या नहीं थी। करके कह रहा है मंत्रिमंडल 50,000 से बाहर है तब तुम्हारा तो विपक्ष में इनको हर स्तर पे भ्रष्टाचार नजर आता है। अगर इनके पिताजी जब मंत्री थे तब दलितों पे मुकदमा का रेट क्या था वो ये बताएंगे नहीं। तो राजनीतिक विद्वेष से अगर ऐसे SC ST एक्ट में कोई SC ST पे तो योगी जी का ही साहस है कि रास्ता तक लगा देते हैं। सबका साथ सबका विकास और जौनपुर में तमाम ऐसी घटनाएं हुई जिसपे SC ST एक्ट कि हर विधायक के विधानसभा में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो रहा है, अधिकारी जोरों शोर से लूट रहे हैं। हमारे साथ थे तब नहीं था, कहते हैं हम भ्रष्टाचार नहीं था। अरे छोटी अब जैसे सपा अगर बच्चा थी तो उसके बाप भाजपा निकल गई है भ्रष्टाचार करने में। अगर वो बेटा थे भ्रष्टाचार में तो ये बाप बनकर के भ्रष्टाचार कर रहे हैं अपने अधिकारियों के माध्यम से। एकमात्र पार्टी है जेल में से भ्रष्टाचार का सरगना चल रहा है जो पूरे उत्तर प्रदेश का कौन सा भ्रष्ट बचा है जो बिका नहीं है। इनको सत्ता नहीं मिली, सत्ता तो मिली नहीं, कौन सा लेकिन राजनीतिक भ्रष्टाचार के एक साथ से जिंदा है। शौचालय के नाम पर अभी सत्ता नहीं आई और वंशवाद के साथ हर जगह भ्रष्टाचार, इनके पिताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष और वहां और एक प्रवक्ता और एक भाई राष्ट्रीय सचिव होता है। सत्ता नहीं मिली लेकिन एक संगठन है राजभर जाति को जिस तरह ठगा गया है, यही सुन लीजिए कर रही है। और हम तो सरकार में रह करके सच्चाई उजागर चिल्लाएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एक सेकंड लेने दीजिए, बताते हैं क्या एक सेकंड अरुण राजभर जी एक सेकंड टेस्ट कराइए अगर भ्रष्टाचार नहीं जयप्रकाश जी, मगर ये तो कह रहे हैं कि हम जब सरकार में थे ये कह रहे हैं कि जब आपके साथ सरकार में थे तभी इन्होंने सवाल उठाया था। जैसे जिसको सत्ता नहीं है, जब जैसे जावेद भाई 30 साल से नहीं है लेकिन अगर मेरी बात कर रहे थे तो यही कह रहे थे कि हमारा व्यक्तिगत कोई बात है। आज इन्हीं के विधायक सांसद मंत्री चिट्ठी लिख रहे हैं, क्या जरूरत पड़ी हम बताएं विधायक अरुण राजभर जी आपने अपनी बातें पूरा वक्त लेकर के कहा जयप्रकाश जी को साउंड स्लो कर दीजिए। ठीक है जयप्रकाश जी, इनकी मेरी बात सुनिए। जैसे जावेद भाई का दल निश्चित रूप से 3 दशक से सत्ता में नहीं है और इनका जहां तक सवाल है ये तो अभी क्षेत्रीय पार्टी 2 जिलों के हैं। अब अरे 2 जिलों के थे तो काहे गठबंधन कर लिए, काहे गठबंधन कर लिए? प्रदेश भर के कहे क्या एक प्रदेश भर का कहे 46 विधानसभा आप है क्या? हम कह रहे कि आप पश्चिम के हैं, आप वोट दिखा तो कहे कि हमसे हम कह रहे कि ये पश्चिम का है जाएगी हमारी पश्चिम में इनका विधान है। हम कह रहे बुंदेलखंड में जब कोई जानता है भाषा अहंकारी है भाई, आप 2 जिलों के लिए बोल करके। ठीक है अपनी बात रखिए मेरी बात सुनिए भाई। हाँ ये अगर हम कहें तो हमारे जेब में भाजपा रहती है तो इनको स्वीकार हो जाएगा। अब दिल बहलाने के लिए तो गाली जनता के एक सेकंड सर मुद्दे पे रहते हैं अरुण राजभर जी, मुद्दे पे रहते हैं। जयप्रकाश आप ही राष्ट्र है भैया, जयप्रकाश जी लग रहा ट्रम्प के बजाय जयप्रकाश जी चलिए थोड़ा व्यक्तिगत से हट करके जरा मुद्दे पे आते हैं। जी जयप्रकाश जी, भारत उत्तर प्रदेश की कौन सी बात? जयप्रकाश जी मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिस राजनीतिक सुचिता की बात कर रहे हैं, हम देखिए की बात कर रहे हैं यार, तुम या तो डिबेट अरुण राजभर जी, अरुण जी रुक जाइए अरुण जी आप बोल रहे थे वो खामोश, ये ठीक नहीं है। ठीक है मंडी वाली डिबेट नहीं कर, मैं आ रहा हूँ दिनेश जी, आ रहा हूँ आपकी तरफ। सुन लीजिए जी, हमें लास्ट में 1 मिनट दे दीजिएगा, लेकिन मछली मंडी बननी है तो ठीक है जयप्रकाश जी जल्दी से सर जी। मैं विनम्रता से कह रहा हूं कि अगर सुचिता केवल प्रशासनिक भ्रष्टाचार नहीं होती, जिस दलित न्याय की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय के नाम पे अगर क्षेत्रीय दल गठित हुआ है तो एक संगठन बतौर देखेंगे आप, संगठन के रूप में राजभर तमाम पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों की रहनुमाई करके आए थे माननीय ओम प्रकाश जी। लेकिन संगठन में अगर देखेंगे तो पहले ही वंशवाद के एक साक्ष्य बन के हमारे मित्र बैठे। सर वो एक दूसरा पहलू हो गया, कोई योग्य नहीं मिला। पार्टी के अंदर पार्टी और संगठन के अंदर क्या हो रहा है, हम हालांकि वो भी चर्चा का विषय बनता है, लेकिन अभी थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी में कौन सा वंशवाद? अभी सत्ता नहीं मिली है, सत्ता मिल जाएगी। ठीक है दिनेश यादव जी मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, दिनेश जी मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। राजभर अयोग्य, ठीक है सुन लीजिए, ये भी सुन लीजिए। इनके हिसाब से आज के डेट में अरुण राजभर के अलावा और बिंद, कोरी, लोहार, गोंड
राजभर जाति में कोई अभिव्यक्ति करने वाला नहीं भैया। अरे ठीक है, इन बातों का कोई मतलब नहीं सर, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये परसेप्शन है, तर्क इसमें नहीं है। दिनेश यादव जी, ठीक है, दिनेश यादव जी, क्या आगामी विधानसभा चुनाव में, एक सेकंड सर, एक सेकंड आप सब लोगों से चाहूंगा, थोड़ा सा प्लीज खामोश हो जाइए। एक बार सवाल मुझे दिनेश जी की तरफ ले जाने दीजिए। जयप्रकाश पांडे जी, मैं आ रहा हूं, आप सबकी तरफ आ रहा हूं। ठीक है, एक सेकंड। दिनेश यादव जी, क्या आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के आप लोग समाजवादी पार्टी, प्रगतिशील समाज पार्टी या विपक्षी दल, क्या भ्रष्टाचार को एक मुद्दा बनाने जा रहे हैं, इसलिए रणनीति के तहत इस मुद्दे को उठाया और खुद के ऊपर भी दाग लग रहे हैं? तो ये दाग अच्छे हैं, लेकिन अब इस सरकार के खिलाफ में हमें बड़े दाग लगाने हैं, इसलिए अभी से एक रास्ता तैयार किया जा रहा है। क्या एक माहौल बनाया जा रहा है कि चुनाव के अंदर भ्रष्टाचार को एक बड़े मुद्दे पर रखेंगे? नहीं, निश्चित रूप से इस उत्तर प्रदेश और देश में भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है और हर चीजों में भ्रष्टाचार हुआ। रही बात सरदार शिवपाल सिंह यादव जी की, तो पूरे उत्तर प्रदेश के समाजवादी विचारधारा को के लोग से जुड़े लोगों को, चौधरी चरण सिंहवादी, सारे गांधीवादी लोगों को, सारे लोगों को एक मंच पे लाने का निरंतर इन्होंने प्रयास करने का काम सरदार शिवपाल जी ने किया है और आगे भी उसको जारी रहेगा। और जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार सबसे प्रमुख मुद्दा उत्तर प्रदेश और देश के अंदर है, उस पर सबको एक जगह पर, एक मंच पर कैसे लाया जाए, ये निरंतर हमारे नेता सरदार शिवपाल सिंह यादव जी प्रयास करते रहे। वो एक अलग पहलू है सर, वो एक अलग पहलू है। सवाल इस मुद्दे का है, भ्रष्टाचार को लेकर के आप लोग चुनाव में अगर तैयारी कर रहे हैं कि इस मुद्दे को भुनाना है और उसके लिए अपने ऊपर ही लांछन लगा लिए, एक्सेप्ट कर लिए, कबूल कर लिए, ये कहां की रणनीति है? नहीं, कहां? अरे आप, फिर मैं वो बात कहना चाहता हूं, सरदार शिवपाल सिंह यादव जी ने साफ साफ कहा कि हमारे समय में 500, 1000 में 500, 200 में कम होते थे। अरे साहब, एक दिहाड़ी मजदूर के लिए, एक मजदूर के लिए, एक गरीब के लिए 500 रुपए कैसे आते हैं, उसकी वैल्यू आप नहीं दे रहे। मतलब भ्रष्टाचार होता है, पैसा कम हो या ज्यादा हो, बात भ्रष्टाचार की सर। अरे दिनेश जी, ये कोई तर्क नहीं है, ये कोई तर्क नहीं है कि 500 रुपए में काम हो जाया करता था, ये कोई तर्क नहीं है ना। मोटरसाइकिल से आप जा रहे, ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोक करके 100 रुपए लेकर के छोड़ दिया, क्या वो भ्रष्टाचार नहीं है? तो आप कहेंगे 100 रुपए की क्या वैल्यू होती है? ठीक है, एक सेकंड सर, ये तर्क ठीक नहीं है। छोटे कार्यकर्ता को भी जानकारी हो जाती थी, ये तर्क, दिनेश जी, ये तर्क ठीक नहीं है, ठीक है, ये तर्क ठीक नहीं है। जावेद साहब, ठीक है, जावेद अहमद साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, ठीक है, एक सेकंड। नहीं, दिनेश जी, ये तर्क, आपके इस तर्क में दम नहीं है, आपके इस तर्क में दम नहीं है, ठीक है। जावेद अहमद साहब, सवाल ये है कि जब लंबे समय से उत्तर प्रदेश में आप सत्ता से बाहर है और अब सियासी जमीन ढूंढ रहे हैं, विपक्ष में जब होते हैं तभी ये भ्रष्टाचार की बात याद क्यों आती है? कई मंत्रियों ने लिख कांग्रेस पार्टी की अगर मैं बात करूं, जैसा कि अभी जयप्रकाश पांडे जी ने कहा कि जब विपक्ष में जाते हैं तभी भ्रष्टाचार की बात याद आती है, सत्ता में होते हैं तो भ्रष्टाचार की बात याद क्यों नहीं आती है? एक सेकंड, दिनेश यादव जी, सर आपको आवाज मेरी आ रही है? दिनेश यादव जी, ठीक है। जावेद अहमद साहब, जब्बार भाई, हमारे काबिल दोस्त जयप्रकाश जी अभी कह रहे थे, तो उसको स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, हमारे और उनकी कार्यशैली में क्या अंतर है। अगर कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार हुआ और सुरेश कलमाडी ने किया तो जेल गए, कनिमोझी ने किया तो जेल गई, राजा ने किया तो जेल गए, लेकिन इनके यहाँ भ्रष्टाचार को संरक्षित किया जाता है। अरे सर, जेल गए वो तो जाना ही चाहिए। सवाल ये कि हुआ ना भ्रष्टाचार, चोर दरवाजे आपने खोल कर रखे ना, आपकी सरकार में चोर दरवाजे खुले हुए थे ना, इस बात को तो आप भी स्वीकार रहे हैं। हमारे कस्मे से मत देखिए, मैं वही दिखाना चाह रहा हूं। आपने इस बात को स्वीकारा ना कि आपके वक्त भ्रष्टाचार हुआ, जेल गए सब लोग। जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ विधानसभा विधायक है, उन्होंने भ्रष्टाचार पर क्या कहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। हरदोई के विधायक श्याम प्रकाश जी ने क्या कहा है, वो भाजपा के विधायक हैं भ्रष्टाचार पर। सीतापुर के विधायक राकेश राठौर ने क्या कहा है, वो भाजपा के विधायक। जावेद साहब, मैं पर्सनली इंडिविजुअली यहाँ पर चर्चा में नाम नहीं लाना चाहता हूँ, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता आपसे तो ये कहेंगे ना कि आपके पार्टी के जो दो शीर्ष नेताओं के ऊपर आरोप है भ्रष्टाचार का और वो बेल पर है, वो बात कहेंगे अभी? आपको बुरी लगेगी, आपको खराब लगेगी ये बात जावेद साहब?
और सबसे निर्कुंस और निकम्मी सरकार साबित हो जाएगी। हमारे कहने से मत मानिए। जनता सड़कों पर त्राही त्राही कर रही है, जनता का कोई काम नहीं हो रहा है। स्मार्ट मीटर के नाम पर किस तरीके से खेल हुआ कि स्मार्ट मीटर लगा ही नहीं, घर पे कनेक्शन हुआ ही नहीं, वो स्टोर में पड़े पड़े रीडिंग बढ़ा रहा है। कोविड काल में किस तरीके से पीपीई और मास्क और सैनिटाइजर की खरीद में आपने भ्रष्टाचार किया, बिजली कर्मचारियों का आपने किस तरीके से पीएफ हड़प लिया, और डीएचएफएल में कौन लोग उसके संरक्षक थे, उसमें किसको किसको हिस्सा मिला, वो आप नहीं बता पाए। भ्रष्टाचार तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में पूरी तरीके से व्याप्त है। महोबा में इंद्रकांत त्रिपाठी का हत्याकांड, आप समाजवादी पार्टी को क्लीन चिट दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सारे भ्रष्टाचार। जब्बार भाई, मैंने किसी को क्लीन चिट नहीं दी। क्लीन चिट देने न देने का काम ये जांच एजेंसी का है या समाजवादी पार्टी का है। उस सपा सरकार में प्रमुख मंत्री रहे शिवपाल जी ने क्या स्वीकार किया है, भाजपा पर क्या आरोप लगाए हैं, ये जांच का भी विषय है। इसकी जांच होनी चाहिए कि भाजपा पर जो आरोप है, जो सपा पर आरोप है शिवपाल जी ने लगाए हैं, उसकी सरकार को जांच करा लेनी चाहिए। लेकिन सरकार इसलिए नहीं कराएगी कि उत्तर प्रदेश में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के नाम पर किस तरीके से खेल हुआ। फिर आदेश हुआ कि 15 दिन में गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। कितनी सड़कें गड्ढा मुक्त हुई हैं? मेडिकल कॉर्पोरेशन ने किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर हृदय रोगियों की आपने डिबेट कराई, किस तरीके से खरीद ठीक है, मैं इस पर जयप्रकाश जी से जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले कपिल श्रीवास्तव जी, ठीक है, आपकी बातों का जवाब कपिल श्रीवास्तव जी देना चाहते हैं। मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब जयप्रकाश जी से लूंगा बाद में। ठीक है भाई, सरकार के प्रशासन के भ्रष्टाचार को अलग नहीं किया। ठीक है, ठीक है, ठीक है जावेद साहब, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। अरुण राजभर जी, मैं आपकी तरफ आता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। इन्होंने हमसे कहा, एक सेकंड, अरुण जी अपनी बारी का इंतजार कीजिए, मैं आ रहा हूं, फौरन आ रहा हूं। कपिल श्रीवास्तव, इन्होंने हमसे कहा, सर रुक जाइए, हमसे कहा कि हम जब मंत्री थे। अरुण जी थोड़ा सा शांत रहिए, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, आपको पूरा वक्त दूंगा, बारी का इंतजार कीजिए। कपिल जी देखिए जब्बार भाई, बहुत सीधी सी बात है कि हमारे जावेद अहमद साहब ने बड़े साफगोई से बहुत सारी बातें रखी, लेकिन जब आपने कुरेदा तो उन्होंने जो बात कह गए, मैं उस पर एक चीज याद दिलाना चाहता हूं कि देखिए, माननीय राजीव गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, उन्होंने बड़ी साफगोई से एक बात कही थी कि जब केंद्र से 1 रुपए चलता है तो सिर्फ 15 पैसे पंचायत तक पहुंचते हैं। यह भी एक भ्रष्टाचार था जिसको उन्होंने स्वीकार किया, और मैंने कभी यह नहीं कहा कि उन्होंने गलत कहा। गलत उनकी बातों का प्रचार भारतीय जनता पार्टी ने किया, और उस 15 पैसे के आड़ में 1.25 रुपए डकार गए, मां भारती की जय करके पीठ के पीछे छुरा भोंक दिया। वो लोग समाजवादी लोग नहीं कर सकते ये सब का। 2000 रुपया अकाउंट में पहुंच जाता है भाई साहब। बहुत सीधी बात जयप्रकाश भाई, मैं आपको भी बोलने नहीं दूंगा। जाके पता कर लीजिए ग्राउंड बैठ जाते होंगे, और उसको 2000 अगर ये मंत्री ने कहा सरकार के, तो उसकी जांच हो जानी चाहिए, उसमें क्या बुराई है? एक चवन्नी किसी का नहीं लिखा और लोगों को न्याय मिलने का काम किया। आज क्या है, इनके यहाँ पैसा दीजिए तब काम होता, वो भी चंद हाथों से पैसा जाता है, और माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं कर सकते, तो समाजवाद की संस्कृति क्योंकि डिप्टी मुख्यमंत्री दरोगा का। जयप्रकाश जी बहुत गंभीर आरोप आपकी पार्टी पे लगा रहे हैं, आपकी सरकार पे बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जवाब दीजिए। एक मंदिर है जिसमें जिंदा आरोप लगता है, वहां से शुरू होता है। समाजवादी पार्टी वो भी भ्रष्टाचार और बुराई के खिलाफ जनता ने प्रचंड बहुमत दिया था, इनके भ्रष्टाचार और इनके अपराध के खिलाफ ही दिया था। और आज भी वो जल्दी इन्होंने उद्यान घोटाला किया था, याद कीजिए उद्यान घोटाला, और आज तक उसकी जांच रिपोर्ट नहीं आई, उसको भी निगल के ये बैठे हैं। ये सीधी सी बात है, कोई भी उद्यान मंत्री को अखिलेश जी ने क्या क्या कर हटाया था, इसलिए हटा दिया था। उद्यान मंत्री को गायत्री प्रसाद को क्या क्या हटा दिया था, जब आपका प्रदेश नेतृत्व ही स्वीकार कर रहा था। कार्यालय बनवाया है, 7 सितारा कार्यालय बनवाया है इन्होंने, 300 जगहों पर जो बनाया है अपना
क्षेत्रीय कार्यालय और जिला कार्यालय, पूछिए पैसा भाजपा का कार्यालय का पैसा नहीं है तो किस चीज का किसी पैसा खनन है? माफिया के पैसे से नहीं बनता, ये दीनदयाल या अटल जी पार्टी है, कितनी तनख्वाह मिलती है? नेहरू जी के दौर से अभी तक रही है। आपको समझ में नहीं आएगा। क्या भ्रष्टाचारी बताए? ठीक है, ये किसी ठीक है, ये एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का तो एक दौर हम देख रहे हैं, हमेशा से देखते रहते हैं, मगर अब इसकी समाधान की बात करते हैं। जयप्रकाश पांडे जी, सवाल ये है, मैं आपसे ही शुरुआत करूंगा। दिनेश यादव जी, सवाल ये है कि अगर भ्रष्टाचार है, समाजवादी पार्टी की सरकार उसे रोकना चाहती थी, नहीं रोक पाई थी, कोई समाधान नजर आता है? अफसरशाही में, ब्यूरोक्रेसी में, तहसील के स्तर पर, प्रधान के स्तर पर, या दूसरे प्रशासनिक अमले के स्तर पर, पुलिसिया स्तर पर कैसे रुकेगा भ्रष्टाचार? फिर तो सरकारें कहकर निकलती रहेंगी कि साहब हमारे वक्त में था लेकिन बहुत थोड़ा सा था। समाधान क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी इस पर विराम, भ्रष्टाचार पर विराम लगाना चाहती, अपने 200 विधायकों के सुझाव को मान करके उसको अमली जामा पहनाने का काम करती। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही क्यों? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही क्यों? तमाम पार्टियों की सरकारें राज्य भर में, देश भर में जहां जहां हैं, या जब पार्टियों की सरकारें आती हैं, नहीं, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं। आप नेतृत्व करता है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, इस पर बात करते, ये आदरणीय योगी जी महाराज बात करते कि उत्तर प्रदेश के कैसे भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाए, इस पर आप लोग विचार करिए और सबकी राय आ जाए और उस पर काम हो। जिस तरह से इन्होंने नौकरशाही को बेलगाम कर दिया, उनका कोई रह नहीं गया, किस तरह से किसका पोस्टिंग में क्या क्या हुए, और तमाम विधायकों और मंत्रियों के जो आरोप लगाए गए, तो कौन सरकार अपनी छवि खराब करना चाहेगी कि भ्रष्टाचार होता रहे? तो बताइए समाजवाद की दृष्टि में भ्रष्टाचार का। नहीं, इससे इतर हटके मैं दलित व्यवस्था से ऊपर हटके मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जिसकी सरकार चल रही है और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, गुंडाराज को हटाने के नाम पर जो प्रदेश की जनता ने आपको सरकार में बैठाने का काम किया, आप ईमानदारी से अपने जनप्रतिनिधियों की ही बात को मान करके, और वहां पर अपनी तमाम एजेंसियां हैं, हमारे पास एजेंसियां उत्तर प्रदेश में भी हैं, उसको जांच करा करके उस पे अमलीजामा पहनाते और कोई ऐसा रास्ता बीच का निकालते नजीर कायम करने की जरूरत है, से निजात उत्तर प्रदेश की जनता को मिल सके, ऐसा उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रयास नहीं किया। यह प्रयास करना चाहिए और सभी दलों के सामूहिक प्रयास से इसको अमलीजामा पहनाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, अरुण राजभर जी, आप लोग तो बड़े मुखरता से इन तमाम मुद्दों को उठाते रहे हैं, आप जब सरकार में थे तब भी। सुझाव है कुछ आप लोगों के पास? प्लानिंग है ये ब्यूरोक्रेसी का, अफसरशाही का, प्रशासनिक पुलिसिया अमले का भ्रष्टाचार रोके कैसे? देखिए, मालिक अगर भ्रष्टाचार करेगा तो नौकर 100% भ्रष्टाचार करेगा। अगर अधिकारी को हमको सुधारना तो पहले हमको सुधरना पड़ेगा। अगर हम पैसा नहीं लेंगे तो अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि हमसे पैसा मांग ले। हकीकत क्या है कि उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर कौन पैसा लेता है? उत्तर प्रदेश के सरकार में बैठे मंत्री ये तय करते हैं। और हमने नजीर पेश किया था, माननीय ओम प्रकाश राजभर, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले नजीर दिया था कि मैं ट्रांसफर और पोस्टिंग में पैसा नहीं लूंगा, जो भी अधिकारी जहां जाना चाहेगा मुझे लिख कर दे दे, मैं उसको वहां भेज दूंगा। स्पष्ट तरीके से अगर कोई पैसा लेते हुए पकड़ा जाएगा तो सबसे पहले उसको हम हटाएंगे और नौकरी से बर्खास्त करेंगे और नए लोगों को वहां स्थापित करके मगर सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग में लेकिन यहाँ क्या होता है, जैसे पांडे जी ने कहा कि हमारे कोई प्रमाण पत्र अगर तहसील से बनवाना हो, आप क्या बात कर रहे हैं? बिना पैसा दिए भी काम नहीं होता। बात तो समझ कैसे होता भैया? उस पर जांच हुई, उस पर कार्रवाई करना था, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। जैसे अभी गाजियाबाद का घटना है, 40 लाख रुपया लेकर एक आईपीएस ट्रांसफर कर रहा है, उन्होंने अपने विधायकों के और जो 40 लाख रुपया दे करके जाएगा भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुला करके विधानसभा में चर्चा करके इससे निजात कैसे मिले, इसका सरकार को करना चाहिए। तो वो बिना नहीं तो सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, भ्रष्टाचार और यही सरकार पारदर्शिता की बात करती है। और मैं तो कहता हूं पहले शुद्ध आप पारदर्शी हो जाओ। भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री बैठे हुए हैं भाजपा कार्यालय में, कौन डील करता है? अगर छोटा सा भी काम आप ग्राम पंचायत स्तर का उठा लेंगे तो एक आवास वितरित होता है ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी के माध्यम से। जो सरकार ने तय किया है 1.5 लाख रुपए और 2.5 लाख रुपए,
अगर उसमें भी कोई पात्र व्यक्ति है तो उसमें अगर उसको 25 से लेके 45,000 रुपया अगर वो नहीं देगा तो ये अधिकारी उसको आवास नहीं देंगे। ठीक है, ये सारी चीजें सामने आती रहती हैं, हर गुजरते दिन के साथ में सारी चीजें सामने आती हैं, सभी की सरकारों में सामने आती रहती हैं। मगर के नाम पर पैसा वसूली, मगर ये तमाम चीजें तो सरकारी योजनाओं की हो गई जिसमें भ्रष्टाचार होता है। मनरेगा से लेकर के तमाम चीजों में जो लाभार्थी नहीं है, जो मर चुके हैं, उनके नाम पर पैसा जाता है। तो भ्रष्टाचार का एक पूरा नेक्सस है, वो नेक्सस है, उसको बड़े स्तर पर कोई अभियान चलाना होगा। मगर जावेद साहब, भ्रष्टाचार तो हर विभाग में सीधे जनता से, जनता का सरोकार जिससे होता है, तहसील में जाकर निवास प्रमाण पत्र, दूसरे प्रमाण पत्र, छोटा सा एक काम जिसमें लेखपाल से लेकर के दूसरे अधिकारी बिना पैसा लिए हुए, रेट बंधे हुए काम नहीं होता है। रास्ता निकालने काम जावेद साहब सुझाव दीजिएगा। करना चाहिए। ठीक है निश्चित यही तो सच्चाई है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, यही तो ठीक है अरुण जी आपका वक्त हो गया, आपका वक्त इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई है तो प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आज वर्तमान राजनीति भी है। हम 31 साल से उत्तर प्रदेश की सत्ता में नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से जब तक खाटी राजनेता, जब तक जमीन से जुड़े हुए राजनेता सत्ता में नहीं आएंगे, उस समय तक ये भ्रष्टाचार की विषभेल पनपती रहेगी। और यही कारण है आज कि एक गांव का गरीब किसान, उसको खतौनी भी अगर लेनी है तो उसको 500 रुपए देना पड़ता है। आए जात निवास प्रमाण पत्र के लिए और राशन कार्ड के लिए तो कितना चक्कर लगाना पड़ता है। आप विद्युत कनेक्शन लेना चाहें तो 3,000-4,000 रुपए 1 किलोवाट के कनेक्शन पे देना पड़ रहा है आदमी को शिष्टाचार शुल्क के रूप में। तो स्थितियां इतनी गंभीर है कि उसको मिल बैठ कर करना पड़ेगा। ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार का प्रशासनिक अधिकारियों पर पूरी तरीके से निर्भर हो जाना भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। उत्तर प्रदेश में लगता ही नहीं है कि कोई गवर्नर भी है, कोई मंत्रिमंडल भी है। ठीक है जयप्रकाश जी, सब सुनते रहिए, मैं आपकी तरफ सबसे आखिर में आऊंगा। ठीक है, इसके अलावा कोई नहीं आता है। ठीक है, अगर कोई भ्रष्टाचार पर अगर गंभीर है, उसका समाधान के लिए तो मिल बैठ कर सबको काम करना होगा। ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचारियों को बचाने और उनको संरक्षित करने का काम कर। ठीक है कपिल श्रीवास्तव जी, हम अक्सर ये देखते हैं जब कोई अधिकारी या पुलिस वाला या प्रशासनिक अमले का अधिकारी या कोई कर्मी जब कोई ऐसे केस में आरोपित होता है तो फिर उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्या ट्रांसफर कोई सजा है? उसके बाद में फिर से वापस वो आ जाता है। तो सवाल ये कि क्या एक बड़े स्तर की सर्जरी की जरूरत है? ये सिर्फ ट्रांसफर से काम नहीं बनेगा, नजीर कायम होना चाहिए। बिल्कुल जबार भाई, आप सही कह रहे हैं कि नजीर कायम होना चाहिए। और ट्रांसफर और निलंबन, ये कोर्ट भी हमारी मानती है कि ये कोई पनिशमेंट नहीं, क्योंकि आप एक जगह से उसी चीज को उठाए आपने दूसरी जगह भेज दिया। वो इस जिले में कर रहा था तो वो उस जिले में कर रहा। देखिए, इसको कई स्तर पे सुधार की आवश्यकता है। सिर्फ कानून बना करके भी आप नहीं रोक सकते हैं, बहुत क्रियाशीलता से भी आप नहीं रोक सकते, क्योंकि इसके लिए दो अन्य चीजें बहुत जरूरी होती हैं जिनका अभाव है और उस पर कोई बात नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ आपको ये चीज कहना चाहता हूं कि जब तक व्यक्ति के अंदर राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण नहीं होगा, जब तक व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक चरित्र का निर्माण नहीं होगा, तब तक उस व्यक्ति की सोच किसी कानून की परिधि में नहीं होती है। कानून तो बनता है लेकिन लोग कानून तोड़ते हैं। क्या रिश्वत लेने और देने का? और इसीलिए कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त नजीर कायम करने की जरूरत होती है ताकि दूसरे उससे सबक लें। जयप्रकाश पांडे जी, मैं आखिरी कमेंट के लिए आपकी तरफ आ रहा हूं, प्रोग्राम को मुझे वाइंड अप करना है। ये विश्वास जनता में कैसे जगेगा कि जो चीजें पहले हो रही थी, तहसीलों का हाल, पुलिस थानों का हाल जो पहले था वही अब भी है, आम जनता का जो वास्ता है उसमें आज भी बिना पैसा दिए हुए उनका काम नहीं होता है। ये बात सत्य है। कैसे भरोसा दिलाएंगे जनता को? देखिए जब्बार भाई, ये बात तो कपीस जी अच्छी कहे हैं कि केवल कानून बना देने से कहीं भ्रष्टाचार या किसी भी तरह कदाचार आप रोक नहीं पाएंगे। नहीं तो बाबा साहब दुनिया का सबसे बढ़िया संविधान बनाए हैं और प्रैक्टिकल क्या है वो हम आप जानते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि व्यवस्था बदलाव के लिए तो सर्वदलीय मुद्दा है और दीर्घकालिक समय लगेगा। लेकिन ये अरुण ने भी स्वीकार किया, ये अच्छा है कि अगर व्यक्तिगत स्तर पे जो शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व है, मुख्यमंत्री है और मंत्रिमंडल के सदस्य है, वो ईमानदार है और उनकी इच्छा शक्ति है, तो व्यवहारिक स्तर पे सुधार होता है।
और ये हमारे विरोधी भी मानते हैं कि आदरणीय योगी जी व्यक्तिगत स्तर पे वो बेदाग चेहरे हैं और नहीं, तो प्रदेश इसीलिए का सवाल भाग्य। भी उठता है ना, तो इसलिए कि ये जरूर योगी है जी कि व्यक्तिगत भ्रष्टाचार स्तर के पर खिलाफ कोई ही तो आरोप हमारी उनके लड़ाई ऊपर नहीं है, चाहे साफ मोदी जी सुथरे हो या अरे भाई जो भ्रष्टाचार कर रहा है, जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप है, उसी को जांच में नहीं हुआ, आप बदलाव चले जाइए। जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप है, उसी को जांच में दी जाती देखिए, है। यही सवाल यही है कि जब विपक्ष में होते हैं तो सवाल उठाते हैं, जो सत्ता में आते हैं तो उससे आंखें चुरा लेते हैं। क्या ये कहा जाए? आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला, 9 टीवी पर आकर के अपने अपने प्रतिक्रिया दी। तो सीधा सा सवाल यह है कि जब हम विपक्ष में रहते हुए जिन मुद्दों को उठाते हैं, जब सत्ता में आए तो उन मुद्दों को उसी स्तर पर ले जाकर के उसके खिलाफ में सख्त कार्रवाई करें और नजीर कायम करें, क्योंकि सिर्फ चेहरे बदलते हैं, सिस्टम कब बदलेगा। अभी के लिए इतना ही।